नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। और पॉलिटिकल साइंस में भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो भी आज तक गत प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। और क्या है, पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। 4 अधिनियम लिखे हुए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसको तो, और भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो अब आपका जो राइट आंसर जाएगा वो विद्यार्थियों जाएगा बी। क्या जाएगा? बी जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई थी विद्यार्थियों, और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई थी। किस पर? बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था विद्यार्थियों। और इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी कि कार्यपालिका से आप क्या पूछ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इन चीज़ की अनुमति दी थी। तो ये जब हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास, तो वहाँ से जब पढ़ाते हैं हम आपको, और यहाँ से प्रश्न बना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो विद्यार्थियों, भारत में पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई वो कलकत्ता में की गई थी। और जो कलकत्ता में की गई तो उस कौन से एक्ट में प्रोविज़न किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट को विद्यार्थियों नियामक अधिनियम भी कहते हैं। और फिर पिट का भारत अधिनियम 1784 और चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो किस में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था विद्यार्थियों? तो ये आपका जो राइट आंसर जाएगा इसमें जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर आप इसको कह सकते हैं नियामक अधिनियम 1773। इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और आपसे पूछा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश बना था उस समय, या भी ये वाला सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेगुलेटिंग एक्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रोविज़न किया गया था उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो सर एलिजा इम्पे बने थे। कौन बने थे विद्यार्थियों? सर, लिख दे रहा हूँ मैं, एलिजा इम्पे, ये सही नहीं लिखा रहा, एलिजा इम्पे बने थे विद्यार्थियों। तो आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविज़न किया गया था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजा इम्पे। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, नाम याद रखना ये। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? अभी मैंने सर्वोच्च न्यायालय की बात की है, और सर्वोच्च न्यायालय का प्रोविज़न किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पर संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका जाएगा नोटा। क्या जाएगा? नोटा जाएगा, क्योंकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी तो वो तो विद्यार्थियों 1935 के अधिनियम में की गई थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें की गई थी। और यहाँ 4 विकल्पों में भारत शासन अधिनियम 1935 है ही नहीं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, भारत में अगर संघीय न्यायालय की स्थापना की बात आए तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और कौन से अधिनियम के तहत की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो सर मॉरिस गवेर बने थे विद्यार्थियों। कौन बने थे? सर मॉरिस गवेर।
तो आपसे पूछा जाए संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन? सर मॉरिस गवेर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे। ये दो नाम याद रखना विद्यार्थियों, यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है और ये प्रश्न भी देखो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। यूपी पीसीएस प्री 2014 में है, इसके अलावा भी कई एग्जामों में आ गया होगा, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि केंद्र में द्वैध शासन, क्या केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? विद्यार्थियों चार विकल्प आपके सामने हैं। 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, और भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये भी यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों, क्या जाएगा? सी जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में, सी। देखिए विद्यार्थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन और नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध जो किया गया था वो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन का जो प्रोविजन किया गया वो 1935 में किया गया। तो यहाँ केंद्र की बात चल रही, ना कि प्रांत की। केंद्र की जगह पर अगर प्रांत आ जाता विद्यार्थियों तो फिर 1919 वाला एक्ट चला जाता, ध्यान रखना। इसमें जो द्वैध शासन, केंद्र में जो द्वैध शासन होता था उसमें क्या किया गया, जो संघीय विषय थे जिस पर संघ कानून बना सकता था, केंद्र कानून बना सकता था, उनको दो भागों में बांट दिया विद्यार्थियों। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक तो जो विषय रखे गए वो रखे गए आरक्षित विषय, रिजर्व्ड जो विषय थे उनको रखा गया, और दूसरे हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रखे गए विद्यार्थियों। तो भारत का राज्य सचिव की परिषद को समाप्त भी कर दिया गया था इस एक्ट के तहत ही। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न ये है विद्यार्थियों कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तीन कूट दे रखे हैं विद्यार्थियों आपके सामने। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध की व्यवस्था की गई थी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई, और केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्तियाँ हस्तांतरित की गई। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल जो यहाँ पर लिखा है कि केवल एक सही है, या केवल 2 और 3 सही है। सी में लिखा हुआ है केवल 1 और 3 सही है, और डी में लिखा है 1 2 3 तीनों ही सही है। तो विद्यार्थियों 8वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। 1 और 3 राइट है, यानी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और केंद्र के द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया विद्यार्थियों। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें याद रखना। देखिए आपने 1919 का अधिनियम अच्छी तरह पढ़ा है तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है क्या क्या प्रोविज़न किए गए थे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप उसको ढंग से एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा विद्यार्थियों? सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, कहाँ से प्रेरित है? कि भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1909 से, या भारत सरकार या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो विद्यार्थियों कहाँ से अभिप्रेत है? तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी चला जाएगा विद्यार्थियों। देखिए यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। कौन से अधिनियम से? 1861 से दे दी गई थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति दी गई है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 1 2 3
कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 123 आर्टिकल के तहत करता है विद्यार्थियों। और राज्यपाल को भी है ये, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत। राज्यपाल जो जारी करता है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में उल्लेख मिलता है, और राष्ट्रपति जो करता है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल पूछा जाए तो 123, और राज्यपाल का पूछा जाए तो 213, ये ध्यान रखना। लेकिन भारत सरकार अधिनियम में 1935 की धारा 42 में भी ये गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता था उसके बारे में उल्लेख किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम, ये राइट आंसर चल जाएगा। और इसका जो आर्टिकल था या इसकी जो धारा थी उसमें 42 में इस बात का उल्लेख कर रखा था, अध्यादेश से संबंधित प्रोविजन किए हुए थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित था? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पार्लियामेंट सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसको भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। सी में दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी में दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा सी चला जाएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो 1935 वाला राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थी इसमें। अगला प्रश्न आता है, ये आईएएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो किस में ये प्रावधान शामिल था विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात की गई थी, हालांकि वो असफल रहा था। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? और 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। 1909 का अधिनियम, 1919, 1935 या 1947। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थी 1935। कौन सा जाएगा? क्या लिखा है? संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो संघीय शासन की व्यवस्था 1935 में दी गई थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, देखिएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो विद्यार्थियों देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इसमें जैसे कुछ विषय संघ सूची में रखे गए, और कुछ प्रांतीय सूची में रखे गए, और कुछ समवर्ती सूची में रखे गए। जो संघ सूची के विषय थे उन पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसका था? केंद्र का, संघ का। प्रांतीय सूची के जो विषय थे उन पर प्रांत कानून बनाता था, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते थे। संघ भी बना सकता था और प्रांत भी बना सकते थे विद्यार्थियों। तो अब पूछा जाए कि अवशिष्ट जो शक्ति है, जो बच जाती, जो तीनों में नहीं है, वो किसके पास रही? तो वो विद्यार्थियों रही गवर्नर जनरल के पास। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, वायसराय होता था, उसके पास रही। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। और वर्तमान में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति किसके जरिए कानून बनाता है? इस पर संसद कानून बनाती है, अगर अवशिष्ट सूची का कोई विषय बच जाता है तो। हालांकि अवशिष्ट सूची ऐसा कोई स्पेशली उसमें विभाजित नहीं कर रखा, लेकिन जो बच जाती है उन पर संसद ही कानून बनाती है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? अवयव से मतलब अंग या वो ले सकते हैं आप तत्व से। तो 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं कि देश के लिए लिखित संविधान की बात की गई इसमें, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, इसमें प्रोविज़न किया गया। तो विद्यार्थियों कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें ए नहीं है विद्यार्थियों, ए राइट आंसर जाएगा इसका। 18 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। देखो प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना, 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। ये विद्यार्थियों RTS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, या अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात को संकेत था,
डी में दे रखा है इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो भी जाएगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, क्योंकि अभी बताया मैंने अवशिष्ट विषय तो गवर्नर जनरल जो होता था उसके पास होते थे। बाकी इसके अलावा जो ये जैसे इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, बिल्कुल राइट है। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात को संकेत है, बिल्कुल सही है। इनमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया, बिल्कुल ये भी इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गई। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। तो 1935 का अधिनियम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है इसको। किसको? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को माना जाता है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था विद्यार्थियों। बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो कौन से एक्ट में ये प्रोविजन किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो विद्यार्थियों 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें प्रोविज़न किया गया था और उस प्रोविज़न के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और भारत से अलग हुआ था ये 1937 में। हुआ तो अलग कब था? 1937 में, लेकिन प्रावधान कर दिया गया था 1935 के अधिनियम में कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, किसके द्वारा किया गया विद्यार्थियों? तो चार विकल्प है। साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो जाएगा सी। क्या चला जाएगा? सी, क्रिप्स मिशन चला जाएगा विद्यार्थियों। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में, कब? 1942 में इसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न यह है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी में दे रखा है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। सी में दे रखा है प्रशासनिक सेवा परीक्षा ये भारत में करवाए ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और डी में दे रखा शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। तो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न बन चुका है ये IAS प्री 2003 में प्रश्न बन चुका है और इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा विद्यार्थी। क्या जाएगा? ए। 1883 में लॉर्ड रिपन ने, याद रखना विद्यार्थियों, लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इल्बर्ट बिल क्या है? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया एक बिल है और इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों को भी सुनवाई कर सकते थे। और इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था विद्यार्थियों। तो ये इसका राइट आंसर चला जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में, क्या विद्यार्थियों? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर जाएगा 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख। तो 10 लाख। कितना विद्यार्थियों? 10 लाख। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 आपको पता है जब आया था और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया गया था और जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी
और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। किसके आधार पर होना था विद्यार्थियों? जनसंख्या के आधार पर होना था। और इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। कि 10 लाख पर कितने प्रतिनिधि आएगा? एक प्रतिनिधि आएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 4 विकल्प आपके सामने दे रहे। कैबिनेट मिशन आया ना 1946 में, उसमें कौन नहीं था? तो विद्यार्थियों विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं था? तो एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब सपा। तो एस का मतलब स्टैफोर्ड क्रिप्स, पी का मतलब पैथिक लॉरेंस और ए का मतलब एबी अलेक्जेंडर। तो विद्यार्थी ये 3 थे, ये विलियम वुड इसमें नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था और इस मिशन के जो सदस्य थे ये विद्यार्थी ये थे। और इसमें जो बीच वाला है पैथिक लॉरेंस विद्यार्थियों SPA, इस प्रकार से इसको याद रखना है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, पैथिक लॉरेंस हो गया, एबी अलेक्जेंडर हो गया। ठीक है, पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और एबी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री थे विद्यार्थियों। और जो अध्यक्ष ऑफ बोर्ड ट्रेड थे कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कौन थे विद्यार्थियों? अध्यक्ष यानी कि व्यापार मंत्री कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस प्रकार ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था 3 व्यक्तियों का समूह था विद्यार्थियों कैबिनेट मिशन में। ठीक है, अगला प्रश्न जो है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। 4 विकल्प दे रखे हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942 के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका विद्यार्थियों? अभी मैंने बता दिया, उसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, देखिएगा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन बने थे विद्यार्थियों? तो 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसकी कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जिसको बनाया गया वो बनाया गया विद्यार्थियों किसको? जवाहरलाल नेहरू। और 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू। विद्यार्थियों 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई और इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर को, देखो 24 अगस्त को तो घोषणा हो चुकी है और 2 सितंबर की बात है, 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। तो इस कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तो कौन होगा? वायसराय। कौन होगा विद्यार्थियों? वायसराय होगा। लेकिन इसका उपसभापति कौन होगा? तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू। इसमें व्यवस्था कर दी थी कि जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष या उपसभापति होंगे। यह IAS प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। कथन और कारण दिया हुआ है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये भी IAS प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। आर जो कारण दिया हुआ है, ए तो कथन है और आर कारण है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। बी में दे रखा है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में दे रखा है कथन सही है पर कारण गलत है और डी में क्या दे रखा है? कथन गलत है पर कारण सही है। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी। कथन तो सही है लेकिन जो इसका कारण बताया गया है वो गलत है। देखिए कथन जो दिया गया है ए बिल्कुल राइट है लेकिन जो कारण बताया गया है वो सही नहीं है। तो देखिए तीसरा इसका सी राइट ऑप्शन इसका चला जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, देखिएगा भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा ए। क्या जाएगा? ए। विद्यार्थियों
मई 1934 में रांची में, कहाँ पर, रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी तथा भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। तो पहला जो अवसर था वो ये अवसर था 1934 का मई का महीना था, उसमें किया गया था रांची में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आज के तो ये प्रश्न हो गए हैं, हालांकि अभी तक इसके कंप्लीट सारे प्रश्न हुए नहीं हैं। जो संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं उसमें और भी प्रश्न बच जाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना स्टेटस लगा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर। थैंक यू मित्रों।